हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टोनर चैनल पर। आज हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, पढ़ाई को कीजिए एंजॉय विथ एनर्जी के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है दो स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट इसकी सही होगी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय जो है इसकी स्थापना का खाका 1946 में मॉरिस ग्वायर समिति द्वारा तैयार किया गया था। विचार कीजिए आप लोग। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, वर्ष 1957 में संस्कृति मंत्रालय ने, किसने? संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय को एक अलग संस्थान घोषित किया और इसे अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा। क्या ये स्टेटमेंट ये दूसरी सही है? तो आप लोग देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है और दूसरी स्टेटमेंट इसकी गलत है। क्यों गलत है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। व्याख्या कहती है कि राष्ट्रीय संग्रहालय है कहाँ? पहली चीज तो दिल्ली में, पता ही है आप लोगों को। दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना का खाका मॉरिस ग्वायर समिति द्वारा 1946 में तैयार किया गया था, ये बिल्कुल सही है। अगली स्टेटमेंट जो गलत है वो क्यों है, देखते हैं। इसकी शुरुआत 1957 में पुरातत्व महानिदेशक के अंतर्गत कार्यरत, मतलब ये पहले किसके अंतर्गत थी? पुरातत्व महानिदेशक के अंतर्गत थी। बाद में शिक्षा मंत्रालय ने इसे अलग संस्थान घोषित किया और अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये मंत्रालय आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये वाले क्वेश्चन यूपीएससी नॉर्मल पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगले स्टेटमेंट देखते हैं, संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? आपको बताना है। ये 5 लोग दिए गए हैं, इनमें से किसको संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है? सही उत्तर चुनना है। देखते हैं, ध्यान करिए आप लोग। जब तक लोकसभा सदस्य क्या है? राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, संसदीय सदनों की समिति। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर आप यहां से पकड़ सकते थे कि संसदीय विशेषाधिकार जो होते हैं वो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होते हैं। अब ऑप्शन तीसरा देख लीजिए कहां कहां है। तो ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब बचा कौन सा? पहला और ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब लोकसभा सदस्य को भी प्राप्त होते हैं, राज्यसभा सदस्य को भी होते हैं, भारत के महान्यायवादी को भी प्राप्त होते हैं और संसदीय सदनों की समितियों को भी प्राप्त करते हैं। तो ये वाला आपको याद रखना है कि भारत के महान्यायवादी को भी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। संसदीय विशेषाधिकार का आशय संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और छूट प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, संविधान में निर्दिष्ट विशेषाधिकार के अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सदन या उसकी समिति की बैठक के दौरान प्रारंभ होने से 40 दिन पहले, ये स्टेटमेंट याद रखना आप लोग, स्टेटमेंट लग के आ सकती है डायरेक्ट, 40 दिन पहले और इसके समापन के 40 दिन बाद तक सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत सदस्यों की गिरफ्तारी व हिरासत से मुक्ति का प्रदान करती है। ठीक है, मुक्ति प्रदान करती है 40 दिन पहले और 40 दिन बाद। ध्यान रखना, स्टेटमेंट लग के आ सकती है। संविधान उन व्यक्तियों को भी संसदीय विशेषाधिकार प्रदान करता है जो संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के हकदार हैं। इनमें भारत के महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। ये दोनों याद रखेंगे आप लोग, स्टेटमेंट लग के आएगी पॉलिटी के क्वेश्चन में कि भारत के महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री, ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो संविधान के अनुच्छेद 105 याद रखिएगा, 2 विशेषाधिकारों का उल्लेख करता है। तो कहां पास है 2 विशेषाधिकार उल्लेख? संविधान के अनुच्छेद 105 में दिया गया, अर्थात संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 105 में बोला गया है। संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं मिलते, ये ध्यान रखना आपको, राष्ट्रपति को नहीं मिलते हैं। आप लोग यही वाली स्टेटमेंट पकड़ सकते थे, जो संसद का अभिन्न भी है। संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को विशेषाधिकार, तो राष्ट्रपति को विशेषाधिकार कहां पास है? अनुच्छेद 361 में बताया गया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या था? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखते हैं। टिड्डियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसकी सही होने वाली है। 2 कथन दिए गए, देखते हैं पहला कथन क्या कहता है। जलवायु परिवर्तन टिड्डियों में बढ़ते प्रजनन का एक कारण है। क्या है? जलवायु परिवर्तन। क्या बात ये वाली सही है? देखते हैं। अगला देखते हैं, टिड्डी खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। जी हाँ, क्या टिड्डी खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है? बिल्कुल, यहीं से आप पकड़ सकते थे कि टिड्डी खाद्य सुरक्षा के लिए बिल्कुल खतरा होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो इसका सही होने वाला है। तो ये वाला अपने आप कट गया। ठीक है, ये भी कट जाएगा क्योंकि बचा क्या ये। अब देखते हैं, दूसरा चूंकि सही है तो अब ये वाला सही हो गया, तो ये बाय डिफॉल्ट सही है। तो जलवायु परिवर्तन टिड्डियों में बढ़ते प्रजनन का एक कारण है, बिल्कुल ये बात भी इसकी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या हो सकती है। रेगिस्तानी टिड्डी, किसकी बात कर रहे हैं? रेगिस्तानी टिड्डी, जिसको बोलते हैं क्या? सिस्टोसिरिका ग्रेगेरिया बोलते हैं। एक छोटी सींग वाली टिड्डी होती है। जब ये एकांत में होती है तो कोई नुकसान नहीं करती। क्या? एकांत में होती है तो कोई नुकसान नहीं करती है। लेकिन जिस समय टिड्डियों की आबादी तेजी से बढ़ती है, इनके व्यवहार में भी क्या होता है? बदलाव आ जाता है। ये विशाल झुंड बनाकर ग्रेगेरियस फेज में प्रवेश करते हैं। कहाँ पास? ग्रेगेरियस फेज में, जो प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, अपने रास्ते में फसल को खा जाती है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव याद रखना 2020 में अरब सागर के ऊपर चक्रवाती पैटर्न के बदलाव के कारण, किसके कारण? चक्रवाती पैटर्न के कारण पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम और दक्षिण एशिया में टिड्डियों का पर्याक्रमण है। ये वाली स्टेटमेंट आप याद रखना कि पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और पश्चिम वाले क्षेत्र में ईरान में आसमान वर्षा में उनके प्रजनन में मदद की है।
टिड्डियों को निष्क्रिय उड़ने वाले के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर ये हवा का अनुसरण करती हैं। उन्हें उड़ान भरने के लिए पछुआ हवाओं से सहायता मिलती है और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अम्फान के कारण कम दबाव के क्षेत्र से अधिक मजबूती हुई है। तो यहाँ पे याद रखना कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अम्फान आया था। कहाँ पास? चक्रवात अम्फान बंगाल की खाड़ी में 2019 के कारण बने कम दबाव, किसके कारण? कम दबाव के क्षेत्र से और अधिक मजबूती मिली किसको? टिड्डियों को। अब आता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या थी? पहली सही थी। टिड्डियों का पर्याक्रमण आजीविका को नुकसान पहुंचा सकता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में क्षेत्रीय निवेश के लिए खतरा साबित हो सकता है। ऐसे ही हिंदी आती है दोस्तों, इसलिए आपको घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़ते रहिएगा, आपको आदत हो जाएगी तो बिल्कुल आपके वहां पास भी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं और व्याख्या जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं से आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ऑप्शन काट सकते हैं। अगला देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन से कथन हमारे सही होने वाले हैं। देखते हैं, पहला कथन है, उन्होंने 1912 में उर्दू में अल हिलाल नामक से एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी। देखते हैं, वर्ष 1923 में उन्हें केवल, देखिए केवल आ गया ना, तो हम क्या सोचते हैं केवल में क्या होता है? सही भी हो सकता है, गलत भी। ध्यान करिए आप लोग, एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, देखते हैं, वर्ष 1992 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो 85 से 90% पॉसिबिलिटीज होती है कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है, केवल, सभी वाली, अत्यधिक वाली, है ना, तो इस टाइप की स्टेटमेंट नॉर्मल क्या होती है? गलत होने वाली होती है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो अगर दूसरा हम यहाँ से कट कर देंगे, ये कट हो गया, ये कट हो गया, है ना, यहाँ पास तो है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि हाँ 1912 में उर्दू में अल हिलाल नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी। याद रखना, अल हिलाल किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और एक साप्ताहिक है। सनमन याद नहीं रखना, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पास। अब देखते हैं, 1992 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। ये बात भी इसकी सही है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। प्रत्येक वर्ष, अब ये भी याद रख लेना, 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्र भारत के पहले, ये क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। अच्छी स्टेटमेंट है, याद रखना। जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। इंपॉर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर मनाते हैं। इनका मूल नाम क्या है? मोइनुद्दीन अहमद था। ये सब याद रखना नहीं है। ये विभाजन के कट्टर विरोधी थे, ये आप याद रख सकते हो। ये स्टेटमेंट पूछ लेता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद विभाजन के क्या थे? कट्टर विरोधी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ठीक है, 1912 में उन्होंने उर्दू में अल हिलाल नामक एक साप्ताहिक पत्रिका, तो अल हिलाल साप्ताहिक पत्रिका इन्हीं की थी, उर्दू में थी, याद रखना, जिसने मार्लिमेंटो सुधार 1909 के बाद दो समुदायों के बीच मनमुटावों को समाप्त दूर हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए स्टेटमेंट सही हो जाती है। अगला देखते हैं, सरकार ने अल हिलाल पत्रिका को अलगाववादी विचारों का प्रचारक माना। तो ये भी याद रखना कि जो आपकी अल हिलाल पत्रिका है वो क्या है? अलगाववादी विचारकों का प्रचारक माना। 1914 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ये सब मतलब नहीं है। आजाद ने गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन 1920 और 22 का समर्थन किया। 1920 और 22 का भी समर्थन किया। 1920 में किसमें शामिल हो गए थे? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, आईएनसी में शामिल हो गए थे। 1923 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में चुना गया और 1940 में फिर से वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1940 में पद पर बने रहे। तो कथन दूसरा क्या हो गया था? यहाँ पास गलत हो गया था, क्योंकि वहां पास क्या, ये 2 बार हो चुके थे ना, और वहां पास पूछा था केवल 1 बार बने, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत थी। अगली स्टेटमेंट तो आपको पता ही है, 1992 में इनको भारत रत्न दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसकी सही होने वाली है। ध्यान से देखना है आप लोग, है ना। देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि डबल एस्टेरॉयड, क्या बोल रहे हैं यहाँ पास? डबल एस्टेरॉयड क्या बोलते हैं? रिडायरेक्शन टेस्ट, जिसको बोलते हैं अपन डार्ट। डार्ट जो है वो नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है। अब हमको ये विचार करना है क्या ये संयुक्त मिशन है। सोचिए जब तक आप लोग। अगले स्टेटमेंट देखते हैं। इस मिशन का उद्देश्य नई विकसित तकनीक का परीक्षण करना है जो एक अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसकी दिशा को बदलने की अनुमति देगा। इस मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? नई विकसित तकनीक का परीक्षण करना है जो एक अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसकी दिशा को बदलने की अनुमति देगा। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? सोचिए आप लोग, 5 सेकंड का टाइम है। तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन केवल 2, यानी दूसरी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये क्या है, इसका उद्देश्य टाइप का बता रहा है। तो लगभग इस टाइप की जो स्टेटमेंट होती है वो बिल्कुल सही होती है। क्या होता है, हमें नॉलेज के साथ साथ कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, तो हम आसानी से अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सही कर सकते हैं और ऑप्शन तक, राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। अब चूंकि पहला क्या कह रहा है कि क्या है, नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं अपन क्या बोलता है।
नासा जल्द ही डबल, तो किसका है ये, नासा का है ना कि इसरो का, डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डार्ट। तो ये भी पूछ लेता है कि हाल ही में चर्चा में रहा डार्ट किससे रिलेटेड है, तो आप बता सकते हो, उसका फुल फॉर्म याद रख लेंगे तो आप पता चल जाएगा। और ये किसका है, ये नासा का है ना कि इसरो के साथ संयुक्त, ठीक है, तो नासा का है और ये ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन लॉन्च करेगा। डार्ट अंतरिक्ष यान को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च करेगा, ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा करेगा, फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फाल्कन 9 किसका है, स्पेस एक्स के साथ। तो पहली स्टेटमेंट इसकी गलत हो गई थी, क्योंकि वहाँ इसरो के साथ इसका संयुक्त कार्यक्रम था, इसरो के साथ नहीं था बल्कि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। यह मिशन भविष्य में पृथ्वी की ओर किसी क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड के आने की स्थिति की तैयार की जाने वाली नई तकनीक का परीक्षण करेगा, और इसका उद्देश्य नई विकसित तकनीक का परीक्षण करना है जो एक अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसकी दिशा को बदलना है। इसलिए दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, सही थी, इसका उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं, अंतरिक्ष यान के क्षुद्र ग्रह से टकराने के बाद वैज्ञानिक पृथ्वी पर मौजूद दूरबीनों से क्षुद्र ग्रह के प्रक्षेप वक्र पर इसके प्रभाव को अध्ययन कर सकेंगे। डार्ट अंतरिक्ष में किसी क्षुद्र ग्रह की गति को बदलने हेतु गतिज प्रभावकारी तकनीक का परीक्षण है, पहला परीक्षण, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट जाएगा। क्या है ये, पहला परीक्षण है गतिज प्रभावकारी तकनीक का। इस अंतरिक्ष यान का लक्ष्य एक छोटा सा चंद्रमा है, जिसमें जो बोलते हैं अपन क्या, डीमोफोर्स, ग्रीक भाषा में 2 रूपों वाला कहा जाएगा। तो ये भी पूछ लेगा कि डीमोफोर्स किससे रिलेटेड है, अंतरिक्ष से रिलेटेड है या फिर किसी और चीज से रिलेटेड। याद रख लेना कि डीमोफोर्स, डिडीमोस, ग्रीक भाषा में जुड़वा नामक एक बड़े क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करेगा, डीमोफोर्स क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा करेगा। आप लोग इसकी ये जो व्याख्या मैं बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन, इसको ध्यान से देखा करिएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, डेली मिलते रहेंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँचते रहें। तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।